आप सभी का स्वागत है एआई एजुकेशन बॉट पर। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 को देखा था। इस वीडियो में हम क्लास 8 को देखेंगे। क्लास 8 हम एक ही वीडियो में पूरा करेंगे। अगर आपने क्लास 7 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जी, तो अध्याय 1 जिसका शीर्षक है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहां। कैसे, कब और कहाँ। तो इस अध्याय में हम इतिहास के अध्ययन की जो बुनियादी बातें हैं शायद उन्हें समझेंगे। बिल्कुल, हम जानेंगे कि इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है, समय को अलग अलग कालखंडों में कैसे बांटा जाता है और इतिहासकार अतीत के बारे में जानने के लिए किन स्रोतों का उपयोग करते हैं। और अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो इस अध्याय का क्या महत्व है। देखिए, ये अध्याय आधुनिक भारतीय इतिहास की समझ के लिए एक आधार तैयार करता है। परीक्षाओं में विशेष रूप से इतिहास के स्रोतों जैसे अभिलेखागार, सर्वेक्षण और जेम्स मिल के काल विभाजन से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, जो है तारीखों के महत्व पर। एक आम धारणा है कि इतिहास मतलब सिर्फ तारीखें। हाँ, ये धारणा बहुत आम है। एक समय था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे और इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। और इसीलिए कई लोगों को इतिहास उबाऊ लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें सिर्फ तारीखें ही याद करनी पड़ती हैं। जी, लेकिन असल में इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। अच्छा, जैसे कुछ चीजों की कोई एक निश्चित तारीख नहीं हो सकती। बिल्कुल, जैसे भारत में लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया, इसके लिए कोई एक तारीख तय करना संभव नहीं है। हम एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ घटनाएं होती हैं जिनकी एक निश्चित तारीख होती है, जैसे किसी राजा को ताज पहनाया गया हो या कोई युद्ध हुआ हो। सही कहा, ऐसी घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, इसका चुनाव कैसे होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम जिन तारीखों को महत्वपूर्ण मानते हैं, उनका चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम अतीत की किस कहानी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जी, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास को देखिए। उसमें हर गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। हाँ, ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन के साथ खत्म होते थे। इस तरह के इतिहास में भारतीयों की गतिविधियों का कोई महत्व ही नहीं होता था। गोया उनके जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं था। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं अवधियों पर, यानी कालखंडों पर। हम अवधियां कैसे तय करते हैं? और यहीं पे शायद जेम्स मिल का जिक्र आता है। जी, 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक विशाल पुस्तक प्रकाशित की। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हाँ, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। यह पुस्तक का नाम और लेखक की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये तो एक बहुत ही अजीब वर्गीकरण लगता है। मिल की राय में ब्रिटिश शासन से पहले भारत में हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। जी, इतिहास की ये धारणा इस विचार पर आधारित थी कि अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक विभाजन नहीं था, इसके पीछे एक राजनीतिक सोच थी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द आता है, औपनिवेशिक। औपनिवेशिक क्या होता है? यहाँ एक शब्द आता है, औपनिवेशीकरण। इस शब्द का अर्थ होता है जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। मतलब इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। हाँ, और सिर्फ शासन ही नहीं, उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया और अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा। तो ये एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया थी। अब सवाल ये है कि हम इस सब के बारे में जानते कैसे हैं? इतिहास जानने के स्रोत क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कई स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शायद सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। जी,
पहला स्रोत है प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड्स इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। ऐसा क्यों? अंग्रेजों को लिखने का इतना शौक क्यों था? अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता था। हर निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। अच्छा। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की एक संस्कृति पैदा हुई। और इन रिकॉर्ड्स को सहेजने के लिए भी उन्होंने कुछ किया होगा? हाँ, उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में रिकॉर्ड रूम भी बनवा दिए और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। और उस समय जब प्रिंटिंग नहीं थी, तो इन दस्तावेजों की नकलें कौन बनाता था? एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी की शुरुआत में इन दस्तावेजों की नकलें खुशनवीस या सुलेखनवीस बनाते थे। खुशनवीस? जी, यहाँ एक शब्द आता है खुशनवीस या सुलेखनवीस। इस शब्द का अर्थ होता है ऐसे लोग जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। और बाद में जब छपाई की तकनीक आई, तब तो ये काम आसान हो गया होगा। हाँ, 19वीं सदी के मध्य तक छपाई की तकनीक भी फैलने लगी और दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनने लगी। तो ये तो हुआ पहला स्रोत, प्रशासनिक अभिलेख। दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा स्रोत है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण यानी सर्वेज? जी, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो उन्होंने किस तरह के सर्वेक्षण किए? 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। और जनगणना भी इसी का हिस्सा थी? हाँ, 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। इसके अलावा भी कोई और सर्वेक्षण होते थे? जी, वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो हमारे पास ये सारे सरकारी या अधिकृत रिकॉर्ड्स तो हैं, लेकिन इनसे हमें क्या पता नहीं चलता? इनकी सीमाएं क्या हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी स्रोत अधिकृत या सरकारी हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी। मतलब ये रिकॉर्ड्स ये समझने में मदद नहीं करते कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। बिल्कुल, उसके लिए हमें दूसरे स्रोतों की तलाश करनी पड़ती है। जैसे लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें। और अखबारों की भी भूमिका रही होगी। निश्चित रूप से। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। लेकिन इन स्रोतों की भी तो एक सीमा है। ये सारे स्रोत भी तो पढ़े लिखे लोगों द्वारा ही रचे गए थे। सही कहा। इनसे हम ये नहीं समझ सकते कि आदिवासी और किसान या खदानों में काम करने वाले मजदूर या फिर सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजरे थे। तो उनकी कहानी जानना एक और भी मुश्किल काम है। जी, बहुत मुश्किल। तो इस अध्याय में हमने इतिहास के स्रोतों और उन्हें देखने के नजरिए को समझा। हाँ, हमने देखा कि इतिहास सिर्फ तारीखों का संकलन नहीं, बल्कि बदलावों को समझने की एक प्रक्रिया है। इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, चलिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस अध्याय का शीर्षक ही अपने आप में पूरी कहानी कहता है। जी, एक कंपनी जो भारत में सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो धीरे धीरे यहाँ की शासक कैसे बन गई। व्यापार से साम्राज्य तक का ये सफर, यही इस अध्याय का केंद्रीय विषय है। बिल्कुल। हम इसमें 18वीं सदी की राजनीतिक परिस्थितियों को समझेंगे, जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इस स्थिति का फायदा उठाकर अपनी सत्ता स्थापित करती है। जी, तो कहानी की पृष्ठभूमि क्या थी? औरंगजेब के बाद का दौर। हाँ, आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब ही थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद देखिए, कई सूबेदार और बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। मतलब क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थीं। जी, क्षेत्रीय रियासतें कायम हो रही थीं और दिल्ली अब एक प्रभावी केंद्र नहीं रही थी। और इसी माहौल में अंग्रेज भारत आते हैं। हाँ, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में वो एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। शुरू में तो यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी कोई दिलचस्पी थी नहीं। तो फिर ये सब बदला कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं।
कंपनी भारत आई कैसे? सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर हासिल किया। चार्टर? यहाँ एक शब्द आता है चार्टर। इस शब्द का अर्थ होता है एक इजाजतनामा। अच्छा, एक तरह का शाही इजाजतनामा। जी। इससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। एक अधिकार मतलब इंग्लैंड की कोई और कंपनी उनसे मुकाबला नहीं कर सकती थी। इंग्लैंड की कोई और कंपनी नहीं। लेकिन ये चार्टर दूसरी यूरोपीय ताकतों को तो नहीं रोक सकता था। सही बात है। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी ये सब भी तो थे। बिल्कुल। जब तक अंग्रेज अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगाली गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे और फिर डच और फ्रांसीसी भी इस होड़ में शामिल हो गए। और जाहिर है ये सब एक ही चीज चाहते होंगे, मुनाफा। और समस्या की जड़ भी यही थी। सभी कंपनियां भारत से एक जैसी ही चीजें खरीदना चाहती थी। जैसे कि बारीक सूती कपड़ा, रेशम और सबसे जरूरी मसाले। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, इनकी यूरोप में जबरदस्त मांग थी। और जब खरीदार इतने सारे हो तो कीमतें बढ़ गईं और मुनाफा घट गया। फिर तो इन कंपनियों में टकराव होना लाजमी था। टकराव से कहीं ज्यादा ये व्यापारिक होड़ जल्दी ही लड़ाइयों में बदल गई। उन्होंने एक दूसरे के जहाज डुबोए, रास्ते में रुकावटें खड़ी की। मतलब व्यापार अब हथियारों के दम पर होने लगा। जी। और अपनी बस्तियों को बचाने के लिए उन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी। और यहीं से स्थानीय शासकों के साथ उनके मतभेद शुरू हुए होंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इस कहानी का सबसे अहम मोड़ आया बंगाल में। बंगाल में 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई। एक मिनट, फैक्ट्री से हमारा मतलब आज की तरह उत्पादन की जगह तो नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। उस जमाने में कंपनी के व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर? तो फैक्ट्री वो जगह थी जहां ये फैक्टर काम करते थे। इसमें एक गोदाम होता था और उनके दफ्तर होते थे। अच्छा, तो ये एक तरह का ट्रेड पोस्ट या ऑपरेशनल बेस था? जी। व्यापार फैला तो कंपनी ने सौदागरों को फैक्ट्री के पास बसने के लिए प्रेरित किया और 1696 तक उन्होंने आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने मुगल अफसरों को रिश्वत देके 3 गांवों की जमींदारी भी ले ली। हाँ, जिसमें से एक गांव था कालिकाता, जो बाद में कलकत्ता बना। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा मोड़ तो वो शाही फरमान था जो उन्हें औरंगजेब से मिला। बिल्कुल। यहाँ एक और शब्द आता है फरमान। इस शब्द का अर्थ होता है एक शाही आदेश। और इस आदेश ने उन्हें क्या अधिकार दिया? कंपनी को बिना कोई शुल्क चुकाए व्यापार करने का अधिकार। बिना शुल्क के व्यापार? ये तो किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात थी। जी, लेकिन इस फरमान का दुरुपयोग होने लगा। कैसे? ये छूट सिर्फ कंपनी के व्यापार के लिए थी, लेकिन कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, वो भी शुल्क चुकाने से इनकार करने लगे। अच्छा। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। और इसका बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने जाहिर है विरोध किया। तो यहाँ से टकराव की असली शुरुआत हुई। हाँ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खान, फिर अलीवर्दी खान और फिर सिराजुद्दौला, ये सभी शक्तिशाली शासक थे। और उन्होंने कंपनी को ये रियायतें देने से मना कर दिया होगा। मना कर दिया, नजराने मांगे, किलेबंदी बढ़ाने से रोक दिया। नवाबों का आरोप था कि कंपनी धोखाधड़ी कर रही है। और कंपनी का क्या तर्क था? कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से उनका व्यापार तबाह हो रहा है। ये टकराव बढ़ता गया और आखिर में इसका अंत प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुआ। प्लासी का युद्ध, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। अब बहुत ज्यादा। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी उनकी ताकत से कह सकते हैं भयभीत थी। वो एक ऐसा नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर चले। बिल्कुल, एक कठपुतली नवाब। यहाँ एक शब्द आता है कठपुतली। जी। यह खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो कंपनी एक ऐसा ही शासक चाहती थी। हाँ, जब बातचीत से हल नहीं निकला तो नवाब ने कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया और फिर कलकत्ता पर भी कब्जा कर लिया। जी। इस खबर के बाद मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना भेजी गई और 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की सेनाएं आमने सामने थीं। लेकिन सिराजुद्दौला की हार हुई, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? उनकी हार का एक बड़ा कारण था उनके एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां। मीर जाफर? क्लाइव ने मीर जाफर से यह वादा किया कि उसे नवाब बना दिया जाएगा। बदले में मीर जाफर ने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। मतलब अपनी ही सेना के साथ धोखा? जी। सिराजुद्दौला की हार हुई और उन्हें मार दिया गया। और मीर जाफर नवाब बन गया। हाँ,
इस बिंदु को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में ये कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। लेकिन ये जीत सैन्य ताकत से ज्यादा साजिश का नतीजा थी। बिल्कुल। तो प्लासी के बाद क्या हुआ? क्या मीर जाफर एक सफल कठपुतली नवाब साबित हुआ? नहीं, जल्दी कंपनी को समझ आया कि कठपुतली नवाब भी हमेशा उनके इशारों पर नहीं चलते। उन्हें अपनी प्रजा का भी तो ध्यान रखना होता था। जी, जब मीर जाफर ने विरोध किया तो उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। और जब मीर कासिम ने परेशान किया तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, उसे भी हरा दिया गया। मतलब एक के बाद एक नवाब बदल गए। हाँ, और अंत में 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान? इसका क्या मतलब था? दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। यानी अब वो खुद टैक्स वसूल सकते थे? जी, और इसका एक बहुत बड़ा लाभ था। अब कंपनी को ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की जरूरत नहीं रही। अच्छा। वो भारत से मिले राजस्व से ही अपने खर्चे पूरे कर सकती थी। मतलब भारत को जीतने का खर्चा अब भारत से ही निकाला जा रहा था। आपने बिल्कुल सही समझा। यहीं से वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की शुरुआत हुई और कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब, ये तो भारतीय शब्द है। हाँ, ये नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण था, नवाब्स। जो अफसर यहाँ से बहुत दौलत लेके लौटते थे, उन्हें वहाँ मजाक में यही कहा जाता था। रॉबर्ट क्लाइव इसका एक बड़ा उदाहरण थे। बिल्कुल। तो बंगाल पर कब्जे के बाद कंपनी ने अपने शासन का विस्तार कैसे किया? उन्होंने नई नीतियां अपनाई। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। रेजिडेंट? ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे, लेकिन असल में वो रियासत के अंदरूनी मामलों में दखल देते थे। मतलब रियासत की आजादी सिर्फ नाम की रह गई थी। जी, और इसे और पक्का करने के लिए उन्होंने सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस की नीति अपनाई। ये क्या थी? इस व्यवस्था को अपनाने वाले भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र फौजें रखने का अधिकार नहीं था। अपनी फौज रखने का अधिकार नहीं था? नहीं, उन्हें कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इसके बदले वे कंपनी को पैसा देते थे। और अगर कोई शासक रकम अदा करने में चूक जाए तो जुर्माने के तौर पर उसका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ये तो बिना लड़े ही राज्य हड़पने का एक तरीका था। हाँ, अवध और हैदराबाद के कई इलाके इसी आधार पर छीने गए। लेकिन क्या सभी शासकों ने इसे स्वीकार कर लिया? कोई तो होगा जिसने सीधी टक्कर ली होगी। बिल्कुल। दक्षिण में टीपू सुल्तान, शेर मैसूर, हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान। जी, उनके नेतृत्व में मैसूर एक बहुत शक्तिशाली रियासत बन गया था। टीपू ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। और उन्होंने फ्रांसीसियों से भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। जी, और यही बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खटकती थी। तो फिर युद्ध हुआ? एक नहीं, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए और 1799 में श्री रंगपट्टम की आखिरी जंग में अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर के बाद अगला निशाना कौन बना? मराठे। मराठा शक्ति का दमन? जी, मराठों के साथ 3 युद्ध हुए और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 19 तक चला, उसमें मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा का क्या हुआ? पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। तो अब लगभग पूरा भारत उनके नियंत्रण में था। और अब उन्होंने इसे एक आधिकारिक नीति का रूप दिया। 19वीं सदी की शुरुआत में लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई, पैरामाउंसी। इसका मतलब क्या था? इसके अनुसार कंपनी की सत्ता भारतीय रियासतों से सर्वोच्च थी और इसलिए वो किसी भी भारतीय राज्य का अधिग्रहण कर सकती थी। बिल्कुल। और इसी सोच को लॉर्ड डलहौजी एक कदम और आगे ले गए अपनी विलय नीति के साथ। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये नीति क्या थी? इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के हो जाती तो उसकी रियासत लैप्स हो जाएगी। लैप्स हो जाएगी यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। ये तो सीधे सीधे राज्य हड़पने का एक कानूनी बहाना था। इसी सिद्धांत के आधार पर सतारा, संबलपुर, नागपुर और झांसी को अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया और 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर कब्जा कर लिया गया। जी, ये कहकर कि वो अवध की जनता को नवाब के बुरे शासन से बचा रहे हैं। तो 100 साल से भी कम समय में एक व्यापारिक कंपनी ने पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। लेकिन इतने बड़े भूभाग पर शासन चलाने के लिए उन्होंने कोई प्रशासनिक ढांचा भी तो बनाया होगा। जरूर बनाया। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई सुधार किए। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। कैसी व्यवस्था थी ये? हर जिले में 2 अदालतें होती थीं,
एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। और कानूनों का? भारतीय कानूनों में एक रूपता लाने के लिए हिंदू पंडितों से हिंदू कानूनों का एक संकलन तैयार करवाया गया और यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार की गई। और इसी दौर में कलेक्टर का पद भी सामने आया। हाँ, जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जिसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना था। और इस पूरे सिस्टम को ताकत मिलती थी कंपनी की फौज से। जी, कंपनी ने अपनी सेना में सिपाहियों को भर्ती किया। ये शब्द भारतीय सिपाही से ही बना है। लेकिन उन्हें प्रशिक्षण यूरोपीय ढंग का दिया जाता था। बिल्कुल, अभ्यास और अनुशासन सब यूरोपीय ढंग का था। 1820 के दशक से युद्ध तकनीक बदलने लगी थी। अब पैदल सिपाही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें मस्केट और मैचलॉक से लैस किया जाता था। लेकिन एक जैसी सैनिक संस्कृति बनाने के चक्कर में कंपनी अक्सर सिपाहियों की जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देती थी। हाँ, और यही असंतोष आगे चलकर 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण बना। तो संक्षेप में ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। बिल्कुल, और 19वीं सदी की शुरुआत में भाप की तकनीक आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। कैसे? क्योंकि अब समुद्री यात्रा में 6-8 महीने के बजाय केवल 3 हफ्ते लगते थे। तो और ज्यादा अंग्रेज भारत आने लगे। जी, और 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका है। और बाकी बचे हुए हिस्से पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण। हाँ, व्यावहारिक स्तर पर पूरे भारत को कंपनी ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। बिल्कुल। जो आज एक आर्थिक शक्ति है, वो कल एक राजनीतिक ताकत भी बन सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में जब विशालकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं से भी बड़ी हैं, तो राज्य और कॉरपोरेशन के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। अध्याय 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चलिए तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय का शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसका अर्थ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक संस्था के रूप में भारत आई थी, उसने धीरे धीरे भारत के गांवों और देहाती इलाकों पर अपना नियंत्रण कैसे स्थापित किया। अच्छा, तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि कंपनी बंगाल की दीवान कैसे बनी, राजस्व यानी लगान वसूल करने के लिए कंपनी ने कौन कौन सी नीतियां अपनाई, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी और महालवारी व्यवस्था। और इन नीतियों का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी देखेंगे। बिल्कुल, और ये भी कि अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से भारतीय किसानों को यूरोप के लिए फसलें उगाने पर कैसे मजबूर किया। इसमें हम विशेष रूप से नील की खेती की कहानी को विस्तार से समझेंगे। ये विषय तो भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक ढांचे को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि कंपनी को शासन का ये अधिकार मिला कैसे। देखिए, तारीख थी 12 अगस्त 1765। जी। उस दिन मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। चित्र 1 में ये घटना दिखाई भी गई है, जहां रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना रही होगी। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग की मुख्य शासक बन गई। दीवान बनने का असल मतलब क्या था? मतलब एक व्यापारिक कंपनी के लिए? अच्छा सवाल है। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले इलाके की मुख्य आर्थिक प्रशासक बन गई। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। उसे व्यापारिक खर्चों को पूरा करने के लिए काफी आमदनी जुटानी थी। लेकिन वो तो एक व्यापारी थे। बिल्कुल, और वो अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। तो दीवान बनने के बाद कंपनी की आमदनी का स्रोत कैसे बदला? 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी लाकर भारत में चीजें खरीदती थी। जी। लेकिन दीवानी मिलने के बाद बंगाल से इकट्ठा होने वाले राजस्व से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। अच्छा, मतलब भारत के ही पैसे से भारत का सामान खरीदकर मुनाफा कमाना। जी। तो इसका बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ? असर बहुत गहरा था। बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कैसे? कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरदस्ती बेचनी पड़ती थी। और किसान? किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, जिससे खेती चौपट होने लगी थी। और फिर 1770 में एक भयानक अकाल पड़ा। इस अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। 1 करोड़ लोग? जी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। इस बिंदु को ध्यान से समझिए। तो
इस संकट के बाद कंपनी ने क्या किया? कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। हाँ, कंपनी के ज्यादातर अफसरों को ये लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। अच्छा। और इसी सोच के साथ 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त, ये क्या था? इस व्यवस्था में राजाओं और ताल्लुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है। और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। स्थायी रूप से मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। तो फिर इस व्यवस्था की समस्या क्या थी? सुनने में तो ये ठीक लग रही है। समस्या ये थी कि राजस्व इतना ज्यादा था कि जमींदार उसे चुकाने में परेशान होते थे। अच्छा। दूसरी तरफ जब 19वीं सदी में कीमतें बढ़ीं, तो भी कंपनी अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकती थी। क्यों? क्योंकि राजस्व स्थायी रूप से तय था। और गांव में किसानों के लिए, उनके लिए ये व्यवस्था कैसी थी? उनके लिए व्यवस्था बहुत दमनकारी थी। उन्हें जो लगान चुकाना था वो बहुत ज्यादा था और जमीन पर उनका अधिकार सुरक्षित नहीं था। क्या स्थायी बंदोबस्त के अलावा भी कोई और व्यवस्था लागू की गई? हाँ, 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी ने नई व्यवस्थाएं अपनाई। जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए, जो अब उत्तर प्रदेश में है, होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने 1822 में एक नई व्यवस्था तैयार की। क्या नाम था उसका? उसे महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। यहाँ एक शब्द आता है, महाल। जी। इसका अर्थ होता है? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी जो एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। अच्छा। इस व्यवस्था में पूरे गांव या महाल से इकट्ठा होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। तो इसमें राजस्व स्थायी नहीं था? नहीं, राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया और इसे वसूलने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। ये तो उत्तर भारत की बात हुई। दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था थी? दक्षिण के ब्रिटिश नियंत्रण वाले इलाकों में रैयतवारी या रैयतवार व्यवस्था अपनाई गई। अच्छा, इसे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने शुरू किया और टॉमस मुनरो ने इसे विकसित किया। वहां जमींदार नहीं थे, इसलिए बंदोबस्त सीधे किसानों यानी रैयतों के साथ किया गया। सीधे किसानों के साथ? जी, उनके खेतों का सर्वेक्षण करके राजस्व तय किया जाता था। तो क्या इन नई व्यवस्थाओं से सब ठीक हो गया? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं था। क्यों? क्या हुआ? ज्यादा राजस्व कमाने के चक्कर में राजस्व बहुत ज्यादा तय कर दिया गया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, गांव वीरान हो रहे थे। मतलब शोषण का तरीका बदला, लेकिन शोषण खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल। तो राजस्व के अलावा अंग्रेजों ने ग्रामीण इलाकों का और किस तरह इस्तेमाल किया? अंग्रेजों ने महसूस किया कि ग्रामीण इलाके सिर्फ राजस्व ही नहीं, बल्कि यूरोप की जरूरतों के हिसाब से फसलें भी पैदा कर सकते हैं। अच्छा, मतलब व्यावसायिक फसलें। जी। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में किसानों को पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर किया। और इनमें से नील की खेती की एक खास कहानी है। भारतीय नील की इतनी मांग क्यों थी? देखिए, भारतीय नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है और इसका रंग बहुत चटक और पक्का होता था। यूरोपीय कपड़ा उत्पादक इसे वोड नामक पौधे से मिलने वाले बेजान और फीके रंग से बेहतर मानते थे। अच्छा। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में औद्योगिकरण के साथ कपास उत्पादन बढ़ा, जिससे कपड़ों की रंगाई के लिए नील की मांग तेजी से बढ़ गई। कितनी तेजी से? आप अंदाजा लगाइए। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था, जो 1810 तक 95% हो चुका था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा उछाल है। जी। तो भारत में नील की खेती कैसे होती थी? इसके तरीके क्या थे? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज और रैयती। निज खेती में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। इसमें क्या समस्या थी? समस्या ये थी कि बड़े बड़े उपजाऊ खेत मिलना मुश्किल था और बहुत सारे हल बैलों और मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। तो फिर दूसरा तरीका, रैयती व्यवस्था, वो क्या थी? रैयती व्यवस्था में बागान मालिक रैयतों यानी किसानों के साथ एक अनुबंध करते थे, जिसे सट्टा कहते थे। अनुबंध किस तरह का? वे किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज देते थे, लेकिन शर्त ये होती थी कि किसान अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करेगा। तो इस रैयती व्यवस्था से किसानों को क्या परेशानी थी? उन्हें तो कर्ज मिल रहा था। परेशानी ये थी कि किसानों को नील की बहुत कम कीमत मिलती थी और कर्ज का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। एक कर्ज का जाल। जी।
इसके अलावा नील की जड़ें गहरी होती थीं और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं हो सकती थी। तो इस शोषण के खिलाफ किसानों ने क्या किया? मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। अच्छा। ये नील विद्रोह था। रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया और नील की फैक्ट्रियों पर हमला किया। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि सरकार उनका साथ नहीं देगी? उन्हें लगा कि अंग्रेजी सरकार भी उनका साथ देगी। तो इस विद्रोह का परिणाम क्या निकला? सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक नील आयोग बनाया। आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। अच्छा। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? इस विद्रोह के बाद बंगाल में नील उत्पादन ठप हो गया। पूरी तरह से? जी, बागान मालिक अब बिहार पर ध्यान देने लगे और जब महात्मा गांधी 1917 में चंपारण गए तो वहीं से नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। चलिए अध्याय 4 शुरू करते हैं। जी। अध्याय का नाम है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो सबसे पहले इन शब्दों को ही समझ लेते हैं। आदिवासी, इसका क्या अर्थ है? देखिए, आदिवासी शब्द का अर्थ होता है मूल निवासी। ये वो समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी कई जगहों पर उसी तरह जी रहे हैं। और ये दूसरा शब्द है दीकू? हाँ, दीकू। इस शब्द का उपयोग बाहरी लोगों के लिए किया जाता था, जैसे कि अंग्रेज या फिर महाजन, जमींदार, मिशनरी, ये सब। अच्छा। और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ये सुनकर लगता है कि किसी अच्छे पुराने समय की बात हो रही है। बिल्कुल, ये उस समय की परिकल्पना है जब आदिवासी समुदाय बाहरी हस्तक्षेप से, मतलब दीकुओं से, पूरी तरह मुक्त थे और सम्मान के साथ अपना पारंपरिक जीवन जी सकते थे। तो इस अध्याय में हम क्या देखने वाले हैं? इस अध्याय में हम मुख्य रूप से आदिवासी समाजों के जीवन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन के कारण उनके जीवन में क्या बदलाव आए, और अंत में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत बिरसा मुंडा से ही करते हैं। जी, बात है 1895 की। झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में बिरसा नाम के एक व्यक्ति के बारे में लोग बातें कर रहे थे। किस तरह की बातें? लोगों का मानना था कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। चमत्कारी शक्तियां? जैसे कि वो सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की एक छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकता है। अच्छा, और बिरसा खुद क्या कहते थे? बिरसा ने स्वयं यह ऐलान किया था कि उसे भगवान ने भेजा है। भगवान ने भेजा है? किस लिए? लोगों की रक्षा करने के लिए और उनको दीकू यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आजाद करने के लिए। तो इसका असर तो बहुत तेजी से हुआ होगा। बहुत तेजी से। कुछ ही समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के अनुयायी बन गई। बिरसा मुंडा समुदाय से थे, जो छोटा नागपुर में रहने वाला एक जनजातीय समूह है। और क्या सिर्फ मुंडा लोग ही उनके समर्थक थे? नहीं, उनके समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संथाल और उरांव, वो भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों से परेशान थे। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि इन आदिवासी समाजों की अपनी क्या विशेषताएं थी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, उनके रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों से बहुत अलग थीं। और समाज में भेदभाव? इन समाजों में जाति पर आधारित सामाजिक भेद नहीं था, जो हमें बाकी समाज में दिखता है। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। ठीक है, तो अब जरा विस्तार से समझते हैं कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। क्या सब एक ही तरह से रहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती? हाँ, यहाँ एक शब्द आता है, झूम खेती। इस शब्द का अर्थ होता है घुमंतू खेती थी। वो लोग पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट देते थे और जमीन पर जो घास फूस उगती थी उसे जलाकर जमीन साफ करते थे। और उस राख का क्या करते थे? उस राख को ही जमीन पर छिड़क दिया जाता था। उसमें पोटाश होती थी जो जमीन को उपजाऊ बनाती थी। मतलब ये एक तरह से प्राकृतिक खाद का काम करती थी। बिल्कुल। फिर वो कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरचकर बीजों को बिखेर देते थे, जोतते नहीं थे। तो ये जीवन शैली तो पूरी तरह से जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही पर ही आधारित होगी। जी, और यही आगे चलकर टकराव का एक बड़ा कारण बना। ठीक है, तो ये तो हुई झूम खेती की बात। और दूसरे समूह क्या करते थे? कुछ शिकारी और संग्राहक थे। मतलब शिकार करके और जंगल से चीजें इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे। हाँ, जैसे उड़ीसा के खोंड समुदाय। ये समुदाय टोलियां बनाकर शिकार पर निकलता था और भोजन में वो जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे।
और खाना पकाने के लिए? उसके लिए वो साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। महुआ, यहाँ एक और शब्द आता है। जी, यहाँ एक शब्द आता है, महुआ। इस शब्द का अर्थ होता है एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये लोग पूरी तरह से जंगल पर ही निर्भर थे या बाजार से भी कोई संबंध था? नहीं, बाजार पर भी निर्भरता थी। जैसे रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूल, ये स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को बेचते थे। और बदले में जरूरी चीजें लेते होंगे? हाँ, अनाज और दूसरी जरूरी चीजों के लिए या तो वो अपनी आमदनी पर निर्भर थे या फिर वस्तु विनिमय पर। कभी-कभी उन्हें कर्ज भी लेना पड़ता था। कर्ज? जी। किससे? व्यापारियों और महाजनों से। और यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू होती थी। ब्याज बहुत ज्यादा होता था। तो वो कर्ज और गरीबी में फंस जाते होंगे। बिल्कुल, इसीलिए वो इन व्यापारियों और महाजनों को बाहरी शैतान और अपनी मुसीबतों की जड़ मानते थे। मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, एक और तरीका था जानवरों को पालना। जी, वो जानवर पालते थे। बहुत से आदिवासी समूह मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेकर एक चरागाह से दूसरे चरागाह जाते थे। कोई उदाहरण? जैसे पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर या आंध्र प्रदेश के लबाड़िया समुदाय, कुल्लू के गद्दी समुदाय भेड़ पालते थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां। तो हमने 3 तरीके देखे, झूम खेती, शिकार और संग्रहण और पशुपालन। क्या कोई ऐसा भी था जो एक जगह रह के खेती करता हो? हाँ बिल्कुल, 19वीं सदी से पहले ही कई जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे। अच्छा। वो हलों का इस्तेमाल करते थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। जैसे छोटा नागपुर के मुंडा, उनमें जमीन पूरे कबीले की संपत्ति मानी जाती थी। और अंग्रेजों को यही लोग ज्यादा सभ्य लगते होंगे? एकदम सही। अंग्रेज अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरे हुए आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। क्योंकि उन्हें नियंत्रित करना आसान था। जी, और यहीं से औपनिवेशिक शासन का आदिवासियों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, उसकी कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहला असर किस पर पड़ा? आदिवासी मुखियाओं पर। अंग्रेजों से पहले तो उनकी बहुत ताकत होती होगी। हाँ, उनका अपने इलाके पर आर्थिक और शासकीय दोनों तरह का नियंत्रण होता था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उनकी शक्तियां छिन गई। बिल्कुल, मुखियाओं को जमीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गईं। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के बनाए नियमों को मानने के लिए बाध्य किया गया। तो वो अपने परंपरागत काम भी नहीं कर पाते होंगे। नहीं, वो लाचार हो गए। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। उनकी पुरानी हैसियत नहीं रही। और घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? अंग्रेज चाहते थे कि वो एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। ये कोशिश सफल नहीं हुई होगी। नहीं हुई। झूम काश्तकारों के लिए सूखी जमीन और पानी की कमी में हलों से खेती करना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने विरोध किया होगा। व्यापक विरोध हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों को पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में उन्हें घुमंतू खेती की छूट देनी पड़ी। और फिर आए वन कानून। शायद इनका असर सबसे ज्यादा हुआ। यकीनन, अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और उन्हें राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। और कुछ जंगलों को आरक्षित वन बना दिया। हाँ, कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित किया गया। इन जंगलों में आदिवासियों को घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ये तो उनकी पूरी जीवन शैली पर ही हमला था। बिल्कुल। अब झूम काश्तकारों को काम और रोजगार की तलाश में दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। लेकिन इससे अंग्रेजों को भी तो एक समस्या हुई होगी। हुई। उन्हें रेल की पटरियों के लिए स्लीपर काटने और ढुलाई के लिए मजदूरों की कमी हो गई। स्लीपर? हाँ। यहाँ एक शब्द आता है स्लीपर। इसका अर्थ है लकड़ी के एक क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं। अच्छा। तो मजदूरों की कमी को उन्होंने कैसे पूरा किया? उन्होंने एक समाधान निकाला। उन्होंने आदिवासियों को इस शर्त पर जंगल में जमीन दी कि वो वन विभाग के लिए मजदूरी करेंगे। इस तरह वन ग्राम बसाए गए। यानी सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली। जी, और इसी शोषण और बेचैनी के माहौल से बिरसा मुंडा का उदय हुआ। तो अब हम बिरसा मुंडा पर वापस आते हैं। उनका शुरुआती जीवन कैसा था? उनका जन्म 1870 के दशक के मध्य में एक गरीब परिवार में हुआ। बचपन भेड़ बकरियां चढ़ाने, बांसुरी बजाने और अखाड़ों में नाचने गाने में बीता। और उनके विचारों को आकार कैसे मिला? उन्होंने अपने बड़ों से अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुनी थी। उन्होंने अपने समुदाय के सरदारों को एक स्वर्ण युग की बातें करते सुना था, जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से आजाद थे। उनको कुछ शिक्षा भी मिली थी? हाँ, वो एक स्थानीय मिशनरी स्कूल में गए जहां उन्हें उपदेश सुनने का मौका मिला।
बाद में उन्होंने एक वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी समय बिताया, जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर दिया। तो इन सब का उन पर मिला जुला असर पड़ा। जी, और इसी के आधार पर उन्होंने अपने समुदाय को सुधारने का आंदोलन चलाया। उन्होंने क्या आह्वान किया? उन्होंने मुंडाओं से कहा कि वो शराब छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में अविश्वास करें। लेकिन उन्होंने मिशनारियों और हिंदू जमींदारों का भी तो विरोध किया। हाँ, क्योंकि वे उन्हें बाहरी शक्ति मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। और फिर उन्होंने अपने स्वर्ण युग की कल्पना पेश की। जी, 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। वो एक ऐसे सतयुग की बात करते थे जहां मुंडा अच्छा जीवन जीते थे, खेती करते थे और ईमानदारी से रहते थे। तो इस आंदोलन का राजनीतिक उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य साफ था, मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना। फिर तो अंग्रेज सरकार ने कार्रवाई की होगी। जरूर। 1895 में बिरसा को दंगे फसाद के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। और जेल से लौटने के बाद? 1897 में जेल से लौटने के बाद उन्होंने फिर से समर्थन जुटाना शुरू किया। उन्होंने रावणों यानी दीकू और यूरोपियों को तबाह करके अपना साम्राज्य स्थापित करने का आह्वान किया। इस बार आंदोलन और उग्र हो गया। हाँ, उन्होंने थानों और चर्चों पर हमले किए। बिरसा राज का प्रतीक सफेद झंडा था। इस आंदोलन का अंत कैसे हुआ? सन 1900 में हैजे से बिरसा की मृत्यु हो गई और उनके साथ ही आंदोलन ठंडा पड़ गया। तो क्या इस आंदोलन का कोई महत्व नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके 2 बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकले। पहला क्या था? पहला ये कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने पर मजबूर किया जिनसे दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। ये तो एक बड़ी उपलब्धि थी। बहुत बड़ी। और दूसरा ये कि इसने ये साबित कर दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम हैं। उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपनी खास रस्मों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया। तो बिरसा मुंडा ने अपने लोगों में एक नई चेतना जगा दी। बिल्कुल। उनकी लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, अपनी पहचान और सम्मान की लड़ाई थी। 1857 एक ऐसा साल जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हम सब ने वो राइफल की कारतूसों वाली कहानी तो सुनी है कि कैसे गाय और सूअर की चर्बी की एक अफवाह ने सिपाहियों को भड़का दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक अकेली अफवाह इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दे? या फिर ये उस बारूद के ढेर में सिर्फ एक चिंगारी थी जो सालों से इकट्ठा हो रहा था? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसी कहानी की तह तक ले जाने में मदद करेंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक सैनिक बगावत एक जन विद्रोह में बदल गई जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये सवाल ही इस पूरी घटना का सार है। और सच तो ये है कि बारूद दशकों से इकट्ठा हो रहा था। कंपनी के 100 साल के राज ने समाज के हर तबके को प्रभावित किया था, राजा नवाबों से लेकर किसानों और सिपाहियों तक, और हर किसी के पास नाराज होने की अपनी ठोस वजह थी। इसकी शुरुआत शायद सबसे ऊपर से हुई, यानी बादशाहों और नवाबों से। हाँ, क्योंकि 18वीं सदी के मध्य तक आते आते उनकी ताकत तो बस नाम की ही रह गई थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही छीने जा रहे थे। मुझे याद है, स्रोतों में जिक्र है कि कई दरबारों में ब्रिटिश रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। ये क्या व्यवस्था थी? रेजिडेंट कहने को तो बस कंपनी का एक प्रतिनिधि होता था जो स्थानीय दरबार में रहता था। अच्छा। लेकिन असल में वो राजा के हर फैसले में दखल देता था, और इससे शासकों की आज़ादी लगभग खत्म हो गई थी। उनकी अपनी सेनाएं भंग कर दी गईं, राजस्व वसूलने के अधिकार छीन लिए गए, और उनके इलाके भी एक एक करके कंपनी के कब्जे में जा रहे थे। बिल्कुल। ये एक तरह का धीमा जहर था जो उनकी सत्ता को अंदर से खोखला कर रहा था। और जब किसी ने इसका विरोध किया तो उसे पूरी तरह कुचल दिया गया, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेटे नाना साहेब। दोनों ने तो बस अपने हक की बात की थी, लेकिन कंपनी ने उनकी एक न सुनी। बिल्कुल, कंपनी अपनी सैनिक ताकत के नशे में थी, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अवध। 1801 में अवध पर सहायक संधि थोपी गई। 1 मिनट, ये सहायक संधि क्या थी? सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे किसी की मदद करने के लिए कोई समझौता हो, पर असल में इसका मतलब क्या था किसी राजा के लिए? ये कंपनी का, आप कह सकते हैं, सबसे चालाकी भरा हथियार था। संधि के तहत कंपनी भारतीय शासक को बाहरी और भीतरी खतरों से बचाने की गारंटी देती थी।
इसके बदले में राजा को अपनी सेना भंग करके कंपनी की सेना अपनी रियासत में रखनी पड़ती थी, जिसका खर्च भी वही राजा उठाता था। जी हाँ, और अगर वो पैसा देने में चूक गया तो जुर्माने के तौर पर उसका इलाका छीन लिया जाता था। मतलब अपनी ही सुरक्षा के लिए आप अपनी आजादी और अपना पैसा दोनों गंवा रहे थे। सही बात है। और इसी संधि का बहाना बनाकर आखिरकार 1856 में अवध को यह कहकर हड़प लिया गया कि वहां शासन ठीक से नहीं चल रहा। यानी कि पहले शासकों को शक्तिहीन करो और फिर कुशासन का आरोप लगाकर उनकी रियासत ही छीन लो। और ये सिर्फ रियासतों तक सीमित नहीं था, उन्होंने तो मुगल बादशाहत की जड़ों पर भी हमला कर दिया था। हाँ, गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर के बाद उनके परिवार को लाल किला खाली करना होगा। और फिर अगले गवर्नर जनरल कैनिंग ने तो ये भी तय कर दिया कि बहादुर शाह जफर ही आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनके बाद कोई बादशाह नहीं कहलाएगा, सिर्फ शहजादे माने जाएंगे। बिल्कुल, ये एक प्रतीकात्मक लेकिन बहुत बहुत बड़ा हमला था। भारत की सर्वोच्च सत्ता को खुलेआम चुनौती दी जा रही थी। तो ये तो साफ है कि शासक वर्ग के पास बगावत करने की ठोस वजहें थीं। लेकिन एक विद्रोह सिर्फ नेताओं से तो सफल नहीं होता, उसे जनता की ताकत चाहिए होती है। तो जमीनी स्तर पर किसानों और सिपाहियों की कहानी क्या थी? क्या उनके चूल्हे भी इसी आग में जल रहे थे? बिल्कुल, बल्कि शायद उनकी आग ज्यादा तेज थी। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और वसूली के सख्त तरीकों से तबाह हो चुके थे। कई लोग महाजनों से लिए कर्ज के बोझ तले ऐसे दबे कि उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकल गईं। उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ रही थी। हाँ, और यहीं पर वो सबसे दिलचस्प कनेक्शन सामने आता है ना? जो सिपाही कंपनी की वर्दी पहने खड़ा है, वो असल में गांव का वही किसान है या उसी किसान का बेटा है। यही इस विद्रोह का सबसे विस्फोटक पहलू था। सिपाही सिर्फ अपने वेतन या सेवा की शर्तों से परेशान नहीं थे। जब वो छुट्टी पर अपने गांव जाता था तो वो अपने परिवार को उसी जुल्म और गरीबी में पिसते हुए देखता था जिसे कंपनी की नीतियां जन्म दे रही थीं। तो किसानों का गुस्सा बहुत आसानी से बैरकों में पहुंच गया। बिल्कुल, सिपाही असल में वर्दी पहना हुआ किसान ही था जो अपने परिवार का दर्द महसूस कर रहा था। तो एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। महल में रानी अपनी रियासत खोने से नाराज है, खेत में किसान अपनी जमीन खोने से, और बैरक में सिपाही इन दोनों का गुस्सा महसूस कर रहा है। और फिर इसमें धर्म का एंगल भी जुड़ गया। हाँ, अंग्रेजों को लगता था कि वे भारतीय समाज को सुधार रहे हैं। उन्होंने सती प्रथा रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने जैसे कानून बनाए, अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। लेकिन बहुत से भारतीयों को ये अपने धर्म और रीति रिवाजों पर एक हमला लगा। और 1850 का वो कानून जिसने ईसाई धर्म अपनाना आसान बना दिया और ये भी कहा कि धर्म बदलने पर भी पुरखों की संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा, ये तो सीधा सीधा धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने जैसा था। सही बात है। लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज सिर्फ उनकी जमीन और सत्ता ही नहीं बल्कि उनका धर्म और उनकी पहचान भी छीनना चाहते हैं। और जब किसी को अपनी पहचान पर खतरा महसूस होता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसी माहौल में वो चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह सामने आई और उसने उस बारूद में आग लगा दी जो सालों से जमा हो रहा था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई। फिर 9 मई को मेरठ में 85 सिपाहियों को सिर्फ इसलिए 10 साल की सजा दी गई क्योंकि उन्होंने नए कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। और ये बाकी सिपाहियों के लिए बर्दाश्त से बाहर था। अगले ही दिन 10 मई को मेरठ की छावनी में विद्रोह फूट पड़ा। सिपाहियों ने जेल पर धावा बोला, अपने साथियों को आजाद कराया, अंग्रेज अफसरों को मार डाला और उनके हथियार लूट लिए। उनका इरादा साफ था, फिरंगियों का राज खत्म करना। बिल्कुल। और फिर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस स्थानीय विद्रोह को एक राष्ट्रीय बगावत की शक्ल देने की क्षमता रखी। वे रातों रात घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़े। जी हाँ, दिल्ली पहुंचना एक सोची समझी रणनीति थी। वे सीधे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे और उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया। अब बहादुर शाह बूढ़े हो चुके थे और उनके पास ना कहने का कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उनके नाम की मोहर लगते ही इस बगावत का कद बहुत बड़ा हो गया। हाँ, क्योंकि अब ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा नहीं था, अब इसके पीछे मुगल सल्तनत का प्रतीक था। बहादुर शाह जफर के एक आह्वान ने देश भर के छोटे बड़े शासकों और रजवाड़ों को एक उम्मीद दे दी कि शायद मुगल शासन दोबारा स्थापित हो सकता है और वे फिर से बेफिक्र होकर अपने इलाकों पर राज कर सकेंगे। और फिर तो बगावत की आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। और दिलचस्प बात यह है कि हर जगह नेतृत्व अलग अलग लोगों के हाथ में था। कानपुर में नाना साहेब जैसे शाही परिवार के लोग थे
जो अपना छीना हुआ हक वापस चाहते थे। तो झांसी और लखनऊ में रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी रानियां थीं जो सीधे मैदान में उतर आईं। बिल्कुल। और फिर बिहार में कुंवर सिंह जैसे जमींदार भी थे और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसे धार्मिक नेता। ये साबित करता है कि ये लड़ाई सिर्फ राजा रानियों की नहीं थी, समाज का हर तबका इसमें शामिल हो रहा था। सही बात है, हर कोई अपने अपने कारणों से लड़ रहा था, लेकिन दुश्मन एक ही था, कंपनी राज। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने की खबर जैसे जैसे फैली, विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक रेजिमेंट ने बगावत कर दी और दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे बड़े केंद्रों की ओर चल पड़े। जाहिर है अंग्रेजों ने इतनी आसानी से हार तो नहीं मानी होगी। इस उथल पुथल के बीच उन्होंने पलटवार कैसे किया? उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। इंग्लैंड से और फौजी टुकड़ियां मंगवाई गईं। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर हमला बोल दिया गया। और सबसे पहला निशाना दिल्ली ही बनी होगी, है ना? हाँ, सितंबर 1857 में, यानी बगावत शुरू होने के करीब 4 महीने बाद दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चला और उन्हें उम्र कैद की सजा देकर उनकी पत्नी के साथ रंगून, जो अब यांगून है, वहां भेज दिया गया, जहां 1862 में गुमनामी में उनकी मौत हो गई। एक बादशाह के निशांत, ये बाकी विद्रोहियों के हौसले तोड़ने के लिए तो काफी रहा होगा। इसने बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर डाला, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मार्च 1858 में लखनऊ पर कब्जा हुआ। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए मारी गईं। रानी अवंतीबाई का भी यही हश्र हुआ। हाँ, और तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में आदिवासियों और किसानों की मदद से छापामार युद्ध चलाते रहे, लेकिन आखिरकार 1859 में उन्हें भी पकड़कर मार दिया गया। अंग्रेजों ने सिर्फ ताकत का ही नहीं, कूटनीति का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने वफादार जमींदारों को इनाम का लालच दिया और उनकी जमीनें वापस करने का वादा किया। बिल्कुल, उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। विद्रोहियों को तो सजा दी, लेकिन जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए और इस तरह 1859 के आखिर तक उन्होंने देश पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया। लेकिन क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता था? इतना बड़ा विद्रोह झेलने के बाद अंग्रेजों को ये तो समझ आ ही गया होगा कि अब पहले वाली नीतियों से शासन नहीं चल सकता। और गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहा जाने लगा, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। यानी एक व्यापारिक कंपनी की जगह अब सीधे ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की कमान संभाल ली। भारतीय शासकों के लिए इसका क्या मतलब था? उन्हें भरोसा दिलाया गया कि अब उनके इलाके पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपने दत्तक पुत्रों को भी अपनी रियासत सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन एक शर्त पर। शर्त क्या थी? उन्हें ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करना होगा। यानी वे राजा तो बने रहेंगे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन। और सेना में भी बहुत बड़े बदलाव किए गए, खासकर सिपाहियों की भर्ती को लेकर। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाई गई और ये भी तय हुआ कि अवध, बिहार, मध्य और दक्षिण भारत, जहां से ज्यादातर विद्रोही सिपाही आए थे, वहां से भर्ती कम की जाएगी। अच्छा। और इसकी जगह अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाने लगे, जिन्हें अंग्रेज लड़ाका कौम मानते थे और जो विद्रोह में काफी हद तक वफादार रहे थे। ये तो साफ तौर पे बांटो और राज करो की नीति का एक और उदाहरण लगता है। बिल्कुल। साथ ही मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि विद्रोह खड़ा करने में उनका बड़ा हाथ था। उन्हें शक और दुश्मनी की नज़र से देखा जाने लगा। इसके अलावा ये भी फैसला हुआ कि अब अंग्रेज भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों में सीधे तौर पर दखल नहीं देंगे। तो एक तरह से 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन का चरित्र ही बदल दिया। कंपनी के शोषणकारी राज का अंत हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे नियंत्रण का एक नया अध्याय शुरू हुआ। सही कहा। 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ, जिसने अगले 90 सालों तक भारत के भविष्य की दिशा तय की। ये सोचना वाकई दिलचस्प है। 1857 का विद्रोह भले ही कुचल दिया गया हो और अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण और मजबूत कर लिया हो, लेकिन क्या इस घटना ने अनजाने में ही भारत के लोगों के मन में एक साझा पहचान का बीज नहीं बो दिया था? ये शायद पहली बार था जब उत्तर भारत के इतने बड़े हिस्से में राजा, रानी, जमींदार, किसान और सिपाही सब एक ही दुश्मन के खिलाफ खड़े हुए थे। क्या यही वो याद थी जो आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी? देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। चलिए छठा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जी। तो आज का हमारा अध्याय है देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना।
ये शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यहाँ देशी जनता से मतलब भारत के मूल निवासियों से है। जी हाँ, और सभ्य बनाना उस दृष्टिकोण को दिखाता है जो कई ब्रिटिश अफसर भारत के प्रति रखते थे। उन्हें लगता था कि वे यहाँ एक सांस्कृतिक मिशन पर हैं। एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को, उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना था। बिल्कुल। तो इस अध्याय में हम यही समझेंगे कि ब्रिटिश शासन के दौरान शिक्षा को लेकर अंग्रेजों की सोच असल में क्या थी। हम इसमें प्राच्यवाद की परंपरा को जानेंगे, जिसमें विलियम जोन्स जैसे विद्वान थे, और फिर उनके विपरीत मैकॉले जैसे अंग्रेजों के विचारों को भी देखेंगे। और उसके बाद हम 1854 के वुड के नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच का अध्ययन करेंगे, जिसने भारत में शिक्षा की दिशा ही तय कर दी। और ये भी देखेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारी अपनी स्थानीय पाठशालाओं की व्यवस्था कैसी थी। जी, और अंग्रेजों के नए नियमों का उस पर क्या असर हुआ। और अंत में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे भारतीय चिंतकों के शिक्षा संबंधी विचारों पर भी चर्चा करेंगे। ये अध्याय हमारी आज की शिक्षा प्रणाली की जड़ों को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल से कि अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। ब्रिटिश शासन सिर्फ भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण तक ही सीमित नहीं था। सही कहा। वे मानते थे कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे देशी समाज को सभ्य बनाना चाहते थे। और इसी बात पर कई दशकों तक बहस चली कि भारतीयों को किस तरह शिक्षित किया जाना चाहिए। इसी बहस से एक विचार सामने आया जिसे हम प्राच्यवाद की परंपरा कहते हैं। जी। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। यहाँ एक शब्द आता है, भाषाविद। इस शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार होता है। विलियम जोन्स ने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी और फारसी का अध्ययन किया था और कलकत्ता में उन्होंने संस्कृत सीखी। वहां उन्होंने हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड जैसे अंग्रेजों के साथ मिलकर प्राचीन भारतीय विरासत को समझने का प्रयास किया। इन लोगों ने मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्चेज नाम की एक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक का मानना था कि भारत को समझने के लिए उन प्राचीन पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना और समझना बहुत जरूरी है जो भारत के स्वर्ण युग में लिखे गए थे। तो एक तरह से वे भारत के अतीत का सम्मान कर रहे थे। जी। कंपनी के बहुत सारे अफसरों ने इस विचार का समर्थन किया। वे चाहते थे कि अंग्रेज भारतीय विचारों और ज्ञान को ही बढ़ावा दें। और इसी सोच के आधार पर 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। यहाँ एक शब्द आता है, मदरसा। ये सीखने के स्थान के लिए अरबी भाषा का शब्द है। ये किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज हो सकता है। तो कलकत्ता में मदरसा अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए खोला गया। और सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके। इन अफसरों को प्राच्यवादी कहा जाता था। प्राच्यवादी यानी वे लोग जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखते हैं। लेकिन ये सोच हमेशा कायम नहीं रही। 19वीं सदी की शुरुआत से कई अंग्रेज अफसर शिक्षा के इस प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। और इन आलोचकों में जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकॉले प्रमुख थे। मैकॉले का तो मानना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। ये तो बहुत ही घमंड से भरा हुआ बयान है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ 2 फरवरी 1835 को मैकॉले ने अपने विवरण, जिसे मिनट कहते हैं, में अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका तर्क क्या था? उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा और वे पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। तो मैकॉले के विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। जी, और ये फैसला लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कैलकाटा मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए।
इसके बाद एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज आया जिसने शिक्षा को व्यवसाय से जोड़ने की कोशिश की। हाँ, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। इसे कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया गया था और इसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने के फायदे बताए गए थे। किस तरह के फायदे? नीति पत्र के अनुसार यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे, जिससे कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारी उपलब्ध होंगे। यानी कि शिक्षा का एक मकसद था अच्छे कर्मचारी तैयार करना। बिल्कुल। और दूसरा तर्क ये दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने में मदद मिलेगी। वुड के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। जी, पहला, सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया। दूसरा, 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, ठीक उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। और तीसरा, स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। अब सवाल ये उठता है कि इन सब योजनाओं से पहले भारत की अपनी स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया और शिक्षा की प्रगति पर एक रिपोर्ट तैयार की। एडम ने क्या पाया अपनी रिपोर्ट में? एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थीं। 1 लाख से ज्यादा? जी, ये पाठशालाएं बहुत छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। और इन पाठशालाओं की व्यवस्था कैसी थी? क्या वो आज के स्कूलों जैसी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यवस्था काफी लचीली थी। कोई निश्चित शुल्क नहीं था, छपी हुई किताबें नहीं होती थी। पाठशाला की कोई अलग से इमारत भी नहीं होती थी? हाँ, बेंच और कुर्सियां नहीं थीं, ब्लैक बोर्ड नहीं थे, हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था, और तो और सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था भी नहीं थी। तो फिर पढ़ाई होती कैसे थी? शिक्षा मौखिक होती थी और गुरु विद्यार्थियों की जरूरतों के हिसाब से तय करते थे कि क्या पढ़ाना है। और सबसे अनोखी बात तो ये थी कि कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी। जी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे खेतों में काम करने जाते थे। ये व्यवस्था स्थानीय जरूरतों के अनुसार थी। लेकिन फिर 1854 के बाद कंपनी ने इस व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। हाँ, उन्होंने एक नई दिनचर्या और नए नियमों पर आधारित व्यवस्था लागू करने की सोची। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार चलाने को कहा गया। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन पाठशालाओं ने इन नए नियमों का पालन किया, उन्हें सरकारी अनुदान मिलने लगे, और जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थीं, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। तो अब हम आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची पर। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के बहुत सारे विचारक शिक्षा के प्रसार की जरूरत पर जोर दे रहे थे। जी, कुछ भारतीय पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे, जबकि कई अन्य इसके विरुद्ध थे। और इस विरोध में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट है। उनका कहना था, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। गांधी जी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके असर में आकर पश्चिमी सभ्यता के प्रशंसक बनने वाले भारतीय अपनी ही भूमि पर अजनबी बन गए हैं। वो एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक साक्षरता ही शिक्षा नहीं होती। तो फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या था उनके अनुसार? शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के मस्तिष्क और आत्मा का विकास करना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षित करते हुए उन्हें कोई हस्तकला भी सिखाई जानी चाहिए। और दूसरी तरफ थे रविंद्रनाथ टैगोर और उनका शांति निकेतन। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन संस्था शुरू की। जब वे बच्चे थे तो उन्हें स्कूल जाना दमनकारी लगता था। तो वे ऐसा स्कूल खोलना चाहते थे जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वो मुक्त और रचनाशील हों। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है।
इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। लेकिन महात्मा गांधी और टैगोर के विचारों में एक अंतर भी था। एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कटु आलोचक थे, जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इस पर बहुत सारे लोगों के विचार अलग अलग थे। और ये बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। अध्याय 7, महिलाएं, जाति एवं सुधार। चलिए 7वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि लगभग 200 साल पहले महिलाओं की और विभिन्न जातियों की स्थिति कैसी थी जी, और 19वीं सदी में इन स्थितियों को बदलने के लिए जो सामाजिक सुधार के प्रयास हुए उनके बारे में भी बात करेंगे। और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में परिवर्तन कैसे आते हैं और किन विचारों से आते हैं। तो शुरुआत करते हैं महिलाओं की स्थिति से। हाँ। 200 साल पहले भारतीय समाज में महिलाओं का जीवन बहुत ही भिन्न था। जैसे बाल विवाह का प्रचलन था, और ये सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान दोनों ही धर्मों में बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। और अध्याय में सती प्रथा का एक विशेष उल्लेख है। इसमें चित्र 1 भी है जो बाल्थाजार सोल्विन द्वारा बनाया गया है। ये प्रथा क्या थी? कुछ भागों में ऐसा था कि विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता पर ही जिंदा जल जाएं। ओह। इस तरह स्वेच्छा से या फिर जबरदस्ती जान देने वाली महिलाओं को सती कहा जाता था। सती, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ है सदाचारी महिला। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। और शिक्षा तक तो उनकी पहुंच लगभग थी ही नहीं। तो फिर समाज में ये बदलाव की जो प्रक्रिया है, ये शुरू कैसे हुई? देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत से ही जो सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताएं थीं, उन पर बहस मुबाहिसों का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। अच्छा। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था संचार के नए तरीकों का विकास। मतलब प्रिंटिंग प्रेस। जी, किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थीं, और ये चीजें पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थीं। और इन्हीं बदलावों में राजा राम मोहन रॉय की भूमिका बहुत अहम रही। बिल्कुल। राजा राम मोहन रॉय, जो 1772 से 1833 तक रहे, वो इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। जी, और उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी। उन्होंने इसका विरोध कैसे किया? उनका तर्क क्या था? राम मोहन रॉय ने अपने लेखन के जरिए ये तर्क दिया कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें सती प्रथा का कोई उल्लेख है ही नहीं। अच्छा, मतलब इसे कोई धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। बिल्कुल। और जो अंग्रेज अफसर थे, वो भी भारतीय परंपराओं के आलोचक थे और राम मोहन रॉय के विचारों को महत्व देते थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, तो सती प्रथा पर पाबंदी के बाद सुधारकों ने अपना ध्यान किन दूसरे मुद्दों पर केंद्रित किया? जो अगला बड़ा मुद्दा था वो था विधवा विवाह। सुधारकों ने विधवा विवाह के पक्ष में आवाज उठाई। और इसमें सबसे प्रमुख नाम किसका आता है? उस समय के प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। और उनके सुझाव पर अंग्रेज सरकार ने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। पर क्या इस कानून को समाज ने आसानी से स्वीकार कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग विधवा विवाह के विरोधी थे, उन्होंने विद्यासागर का बहुत विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। जी। इसके बावजूद ये आंदोलन फैला। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। और बंबई में भी युवा बुद्धिजीवियों ने इसके लिए प्रतिज्ञा ली। और आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, उसने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इन सामाजिक सुधारों के अलावा महिलाओं के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व था? उसके लिए क्या प्रयास किए गए? बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए स्कूल खोले गए? हाँ, विद्यासागर ने कलकत्ता में और अन्य सुधारकों ने बंबई में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। लेकिन 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के स्कूल खुले,
तो बहुत सारे लोग भयभीत थे। भयभीत? किस तरह का भय था लोगों में? लोगों को डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कामकाज से रोक देंगे। अच्छा। उन्हें लगता था कि सार्वजनिक स्थानों से गुजरकर स्कूल जाना लड़कियों को बिगाड़ देगा। तो इसका नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर महिलाओं को घर पर ही पढ़ाया जाता था। जी, 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। और मुस्लिम परिवारों में क्या स्थिति थी? उत्तर भारत के जो कुलीन मुस्लिम परिवार थे, उनकी महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखती थीं। मुमताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने तो कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अब तक हमने जिन सुधारकों की बात की वो ज्यादातर पुरुष थे। क्या महिलाएं खुद भी इन सुधार आंदोलनों में भाग ले रही थीं? हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत से ही महिलाएं स्वयं इन सुधारों को बढ़ावा देने लगीं। जैसे कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक स्कूल खोला और बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। और 1880 के दशक तक तो भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश लेने लगी थीं। जी, और इसी दौर में पूना में घर पर ही पढ़ी लिखी ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। और इस किताब में क्या था? इसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद जो सामाजिक फर्क थे उनकी आलोचना की गई थी। और पंडिता रमाबाई का भी उल्लेख है? हाँ, पंडिता रमाबाई जो संस्कृत की एक महान विद्वान थीं, उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। इन सब सुधारों के साथ साथ बाल विवाह के विरुद्ध भी कानून बनाए गए। जी, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। इस कानून के अनुसार क्या उम्र तय की गई थी? इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में ये उम्र बढ़ाकर पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल कर दी गई। ठीक है, तो ये तो हुई महिलाओं से जुड़े सुधारों के बाद। अब हम जाति और समाज सुधार पर आते हैं। इसके खिलाफ क्या प्रयास हुए? महिलाओं से जुड़े सुधारों के साथ साथ ही सुधारकों ने जाति व्यवस्था की भी आलोचना की। बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। और उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था जाति उन्मूलन के लिए काम करना। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक भी आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। और शहरों में भी कुछ बदलाव आ रहे थे? हाँ, शहरों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे थे। बहुत सारे निम्न जातियों के लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया इन जगहों पर बागानों में काम करने चले गए। सेना में भी नौकरियां मिली। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। और केरल में? केरल में श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा था। वो क्या था? ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यानु। इसका अर्थ? मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिराव फुले का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। जी, वो सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। उनका जन्म 1827 में हुआ था। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला किया कि आर्य होने के कारण वो श्रेष्ठ है। और फुले का तर्क क्या था? फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे। अच्छा। तो उन्होंने जातीय भेदभाव के विरुद्ध क्या समाधान प्रस्तावित किया? फुले ने सुझाव दिया कि शूद्रों यानी श्रमिक जातियों और अति शूद्रों मतलब अछूतों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। और इसी के लिए उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। बिल्कुल। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, गुलामगिरी। हाँ, 1873 में फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी और उन्होंने ये पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। जी, इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। जाति व्यवस्था के विरुद्ध एक और महत्वपूर्ण आंदोलन मंदिर प्रवेश से जुड़ा था। हाँ, ये B.R. आम्बेडकर ने 1927 में शुरू किया था, मंदिर प्रवेश आंदोलन। और उन्होंने ऐसे 3 आंदोलन चलाए। जी, 1927 और 1935 के बीच उनका उद्देश्य पूरे समाज को जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ की शक्ति दिखाना था। और क्या ऐसे आंदोलन दक्षिण भारत में भी हुए? हाँ, 20वीं सदी के आरंभ में
गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। इसमें ईवी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार की क्या भूमिका थी? पेरियार, जैसा कि वो प्रसिद्ध है, उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की। और दूसरे सुधार आंदोलन भी थे? जी, जैसे पंजाब में सिखों के सुधारवादी संगठन सिंह सभा ने भी सिख धर्म से अंधविश्वासों और जातीय भेदभाव को हटाने के प्रयास किए और उन्होंने 1892 में अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की। चलिए 8वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 8, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी और फिर कैसे अलग-अलग संगठनों ने मिलकर स्वतंत्रता के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित किया। जी, हम 1870 के दशक से शुरू करेंगे और 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक की सभी प्रमुख घटनाओं और प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे। और इस अध्याय का महत्व तो साफ है, ये आधुनिक भारतीय इतिहास की नींव है। वो सारी घटनाएं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को आकार दिया, वो सब इसमें शामिल है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रवाद के उदय की। ये चेतना कि भारत यहाँ के लोगों के लिए है। ये चेतना आई कहाँ से? ये एहसास धीरे धीरे पनपा कि भारत और इसके सारे संसाधन, इसकी सारी व्यवस्था यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए है, चाहे वो किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर के हों। और इसी के साथ ये समझ भी आई होगी कि अंग्रेज हमारे ही संसाधनों पर कब्जा जमाए हुए हैं। बिल्कुल। ये एहसास कि जब तक अंग्रेजों का नियंत्रण खत्म नहीं होता, तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। इसी चेतना से फिर राजनीतिक संगठनों का जन्म हुआ 1870 और 1880 के दशकों में। हाँ, जैसे पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इन नामों में सार्वजनिक शब्द बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक शब्द आता है सार्वजनिक। जी। इस शब्द का अर्थ होता है सब लोगों का या सबके लिए। सर्वजन एक मतलब ये संगठन किसी एक समूह के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों के लिए काम कर रहे थे। और उनका लक्ष्य क्या था? वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभु? यहाँ एक और महत्वपूर्ण शब्द है संप्रभु। इस शब्द का अर्थ होता है बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। मतलब अपने फैसले खुद लेने की आजादी। लेकिन ब्रिटिश शासन को ये सब देख के असंतोष तो हुआ ही होगा। असंतोष बहुत बढ़ रहा था। उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। 1878 में एक आर्म्स एक्ट पारित किया गया। इसके द्वारा भारतीयों से अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। और उसी साल एक और कानून आया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। हाँ, ये तो सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए ही था। अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती थी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती थी। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला। और फिर 1883 में इल्बर्ट बिल को लेकर विवाद हुआ। ये बिल क्या था? इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। अच्छा, बराबरी की बात। लेकिन अंग्रेजों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। इस घटना ने अंग्रेजों के नस्ली भेदभाव को पूरी तरह उजागर कर दिया। और इसी माहौल में दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जी, बम्बई में 72 प्रतिनिधियों ने सभा करके ये फैसला लिया। इसके शुरुआती नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त और S. सुब्रमण्यम अय्यर जैसे कई बड़े नाम थे। दादा भाई नौरोजी तो एक व्यवसायी और प्रचारक थे। हाँ, यहाँ एक शब्द है प्रचारक। इसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्टों, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता है। लेकिन कांग्रेस की शुरुआती मांगे काफी नरम थीं, जिन्हें मध्यमार्गी दौर कहा जाता है। बिल्कुल। उनकी प्रशासनिक मांगे थीं कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज्यादा अधिकार मिले और सिविल सेवा की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी हो। जी, और आर्थिक मांगे भी थीं, जैसे लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती हो, सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाएं। उन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की बहुत आलोचना की। और यहीं से धन निकासी का सिद्धांत सामने आया। उन्हें लगता था कि सरकार उनकी न्यायपूर्ण मांगों को मान लेगी। लेकिन जल्दी ही कुछ नेताओं को लगने लगा कि सिर्फ याचिकाओं से काम नहीं चलेगा। हाँ,
और यहीं से आमूल परिवर्तनवादी नेताओं का उदय हुआ। बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और पंजाब में लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल। उन्होंने नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। और बाल गंगाधर तिलक का वो प्रसिद्ध नारा तो आज भी याद किया जाता है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इसी बीच अंग्रेजों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस आग को और भड़का दिया। 1905 में बंगाल का विभाजन। हाँ, वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। कारण तो प्रशासनिक सुविधा का दिया तो यही गया, पर वास्तविक उद्देश्य था बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना और बंगाली जनता को बांटना। ये बांटो और राज करो की नीति थी। लेकिन इसका नतीजा उल्टा हुआ। बिल्कुल। विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो गया। ये बंगाल में तो सबसे ताकतवर था ही, पर आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। और इस आंदोलन की खास बात क्या थी? ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषाओं के उपयोग पर जोर। इसी दौर में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी गठन हुआ। हाँ, ढाका में लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। उनकी मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। और सरकार ने 1909 में ये मांग मान भी ली। जी। उधर कांग्रेस में भी 1907 में विभाजन हो गया, गरमपंथी और नरमपंथी धड़ों में। लेकिन 1915 में ये दोनों धड़े फिर एक हो गए। हाँ, और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। दोनों ने देश में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। तो अब हम जन राष्ट्रवाद के उदय की ओर बढ़ रहे हैं। जी। प्रथम विश्व युद्ध ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई। रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, जिसका बोझ आम लोगों पर करों के रूप में पड़ा। कीमतें भी बहुत बढ़ गईं। बहुत ज्यादा। और गांव से सिपाहियों की जबरदस्त भर्ती भी की जा रही थी। इन सब कारणों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और बढ़ गया। और इसी समय 1917 की रूसी क्रांति का भी प्रभाव पड़ा होगा। बिल्कुल। वहां से किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार और समाजवादी विचार फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। और इसी पूरे माहौल में 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। हाँ, गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारत आने के बाद पहले साल उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। और फिर चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में अपने शुरुआती स्थानीय आंदोलनों का नेतृत्व किया। बिल्कुल। पर इसके बाद आया रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में रॉलेट कानून पास किया गया। ये कानून तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर ही अंकुश लगा रहा था और पुलिस को और ज्यादा अधिकार दे रहा था। गांधी जी ने इसके खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। ये पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। लेकिन इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हाँ, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस जनसंहार पर अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। जी। इसके बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का दौर आया। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा पर एक बहुत सख्त संधि थोप दी थी। और भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहे। बिल्कुल। मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और कांग्रेस से आग्रह किया कि वो स्वराज की मांग करे। और यहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। हाँ, 1921-22 में इसका प्रभाव जबरदस्त था। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने वकालत छोड़ दी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। लेकिन फिर फरवरी 1922 में चोरी चौरा की घटना हुई। जी, किसानों की एक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। इस हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद 1922 से 1929 के बीच क्या हुआ? 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसमें एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसी वजह से इसका भारी विरोध हुआ और साइमन वापस जाओ के नारे लगे। फिर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जी, इसके बाद गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। 1930 में उन्होंने ऐलान किया कि वो
नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। नमक, जिसके उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। हाँ, गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ साबरमती से 240 किलोमीटर दूर दांडी तक पैदल यात्रा की और वहां सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। बिल्कुल। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। तो अब हम अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, 1935 से 1947 तक। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। 1937 के चुनावों में कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में सरकार भी बनाई। लेकिन सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और कांग्रेस ने युद्ध में शामिल होने के ब्रिटिश फैसले के विरोध में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। जी, ये एक व्यापक जन आंदोलन था जिसे अंग्रेजों ने निर्ममता से कुचल दिया, लेकिन इसने ये स्पष्ट कर दिया कि अब भारत पर राज करना असंभव है। पर आजादी के साथ साथ विभाजन का दर्द भी मिला। हाँ, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भी समस्या का हल नहीं निकाल पाया। और वार्ता की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया, जिसके बाद कलकत्ता में और फिर पूरे देश में भयानक दंगे भड़क उठे। हाँ, और इसके परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 को पढ़ा है। अगली वीडियो में क्लास 9 को देखेंगे और ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को कवर करेंगे।